हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, देखो आज हम जो 11वीं प्रणाली है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, या तो यह लिखा है कि पाइथागोरस प्रमेय को स्थापित करो, ठीक है ना, या फिर क्या आएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में सिद्ध करो कि कर्ण का वर्ग और शेष दो भुजाओं का वर्ग योग के बराबर होता है, ठीक है ना। या फिर आप ये मान लो कि जो मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स सम्स, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि आपको इसमें क्या दिया जाएगा, एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा इस तरह से, जिसका नाम आप ABC मान सकते हो। और समकोण त्रिभुज मतलब इसका नाम क्या है, यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, ठीक है ना। और अब आपको इसमें दिया गया क्या लिखना, पहले अगर हम यहाँ पर दिया गया ये बात करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा है ना AC स्क्वायर, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों के योग की बिल्कुल क्या के बराबर आएगी। तो यहाँ देखिए इसमें आपको रचना क्या करनी है। इसमें रचना आपको ऐसे करनी है कि आपको ये जो पॉइंट है ना अपना, इस पॉइंट से आपको B से उस AC पर आपको लंब डालना है इस तरह से। ये तो आपने BD लंब डाला किस पे, AC बार। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, BD लंब AC खिंचा। अब देखो जो इसकी उपपत्ति वो देखिए आप, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो छोटे वाला त्रिभुज आपका है उसको हम बड़े वाले के समरूप दिखाएंगे। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, यानी आप एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज काम ले रहे हो, एक आप बिल्कुल बड़े वाला त्रिभुज काम ले रहे हो। इन दोनों को एक बार चलो आप यहाँ देख लो भाई, एक तो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एक मैं इस बड़े वाले की बात कर रहा हूँ। इसका नाम तो है मेरे पास ABD, यहाँ बता आपको समकोण बन रहा है ये, और ये मेरे पास है ABC। मतलब इस छोटे वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े वाले के समरूप दिखा रहा हूँ। देखो समरूप दिखाने के लिए आपने क्या पढ़े हैं, समरूपता के देखो आपने 3 नियम पढ़ रखे, वैसे 4 होते हैं लेकिन आपने 3 पढ़ रखे हैं। ये तो SSS का नियम, SS का, और AAA बोल दो इसको, चाहे आप AA बोल दो। एक RHS का नियम, और वो आपके फिलहाल सिलेबस में, यानी ये 3 आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर मैं क्या करना पड़ा, इन तीनों में से किसी भी एक रूल के द्वारा ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, यानी समरूप है। तो देखो इसमें पहला रीजन दिख रहा आपको कि दोनों में, इसमें ये 90 कार है, इसमें ये 90 कार है, यह वाला, इसमें पूरा 90 कार है। दूसरा देखो ए कॉमन ना दोनों में, ए इसमें भी काम आ रहा है, छोटे वाले में, ये बड़े वाले में भी काम आ रहा है, ठीक है ना। 2 रीजन हो गए आपके। तो लिखना पड़ेगा आपको पहले क्या, जो एंगल आपका ADB है ना, वो किसके को ला रहा है, एंगल ABC क्या आ रहा है, और दोनों क्या आ रहे हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के आ रहे हैं, यानी ईच 90 डिग्री। सेकेंड रीजन आपको लिखना पड़ेगा एंगल A इक्वल एंगल A, ये आपके दोनों में क्या रहा है, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, इन कॉमन आ रहा है दोनों में, उभयनिष्ठ। और मैंने बोला कि जब AAA का रूल लगा तो उसमें अगर आपके 2 कोण भी बराबर आ जाते हैं ना, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, वो बराबर होता है। तो हमें तीसरा कोण को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज आपका कौन सा है यहाँ पर, ADB है, ADB वो किसके समरूप आ गया है, त्रिभुज ABC के समरूप, AA समरूपता नियम से। तो आपने पहले ये दोनों त्रिभुज क्या दिखा दिए हैं, AA समरूपता नियम से इनको समरूप दिखा दिया है, ठीक है ना। अब देखो जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संयुक्त भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये देखो दोनों कोण आपका समान, देखो ये जो भुजाएं आपकी वो एक टाइप से आएगी, समकोण के सामने वाली आपकी एक टाइप से आएगी, और जो शेष बचे वो आपकी एक अलग टाइप से आएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हम बात करेंगे
तो देखो जिस फ्लो में आपने इनको समरूप दिखाया है उसी फ्लो में क्या आएगी, जो इनकी भुजाएं हैं वो आपस में क्या आएगी, अनुपात, इनका जो अनुपात है वो बराबर आएगा। ठीक है ना। अब देखो मेरे को देखो भुजा लेनी कौन सी नहीं है। देखो जो रचना कर रखी है ना आपने बीडी वाली, उस बीडी वाली से कोई मतलब नहीं, इसको काट दो आप। वाली बीडी इस कोण के सामने है तो इसमें क्या काट देंगे आप, इसको काट देंगे। हमें इन दो भुजाओं से कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मतलब जो छोटे वाला त्रिभुज है ना आपका, देखो छोटे वाले में ये तो आपने काटे के दिन है। अब देखो समकोण के सामने क्या आ रही है, ए बी आ रही है, तो लिखोगे आप ए बी। और जो बड़े वाला है उस बड़े वाले के सामने क्या लिखना आपको, यानी जो आपने छोटे वाले के सामने की भुजा ए बी लिखी है, मतलब इस समकोण के सामने मेरे पास ए बी आ रही है, तो बड़े वाले में समकोण सामने क्या आ रही है, ए सी आ रही है, इनका अनुपात हो गया। उसी तरह से देखो छोटे वाले में आपने क्या लिखा, इससे मतलब अब ये कोण बचा आपका शेष, इसके सामने क्या आ रही है, ए डी आ रही है, ए डी। और यहाँ पर कौन सा कोण बचा है, सी बचा है, इस सामने क्या आ रही है, ए बी आ रही है। ये आपने समरूपता से लिख दिया। अब इनको वज्र गुणा करा लो, ए बी स्क्वायर का मान आ गया मेरे पास ए सी डॉट ए डी आ रहा है। इसको मैंने पहले फिलहाल क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है ना। ये डायग्राम आपको दिखाने ऐसा नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। ये तो हो गया इसका पहली समीकरण जो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब देखो सेकंड में क्या करना आपको। अब मतलब ये तो त्रिभुज आपका ये बीडीसी वाला, ये आपको इस पूरे लंबे वाले समरूप दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, चलो इसको एक बार यहाँ देख लो आप। मतलब अब एक बार तो कह रहे आपको ये बीडीसी काम लेना है, ये बी डी सी। एक आपको ये त्रिभुज ए बी सी काम लेना है, ए बी सी। देखो इनको समरूप दिखाओगे तो आप पता है कि सी दोनों में क्या आएगा, ओवनिष्ठ आएगा। ये इसमें ये समकोण आएगा यहाँ पर, और इसमें आएगा ये समकोण। दो कारण मिल रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें ये समकोण हो गया ना, इसमें बड़े वाले में ही समकोण। तो आपको लिखना है त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों को आप समरूप दिखा रहे हो। पहला कारण क्या आएगा, कोण सी बराबर कोण सी दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी ये दोनों में कॉमन आ रहा है ये। दूसरा कारण है छोटे वाले में तो कोण बी डी सी काम आ रहा है, और बड़े वाले में क्या आ रहा है, कोण है ए बी सी। दोनों प्रत्येक कितने डिग्री के आ रहे हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के आ रहे हैं। इसका मतलब जो त्रिभुज आपका बी डी सी है वो किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी सी के समरूप। किस नियम से, डबल ए समरूपता नियम से। देखो जब आपने इन दोनों को समरूप दिखा दिया है तो आप जानते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो आपको भुजा लेनी कौन सी नहीं है। देखो ये कोण इसके बराबर था हमारा, ये इसके बराबर, जो बचा कौन सा ये बचा है, ये मान लो इसके बराबर हो जाएगा। आपको रचना वाली भुजा कट करनी है, जो बीडी है ना वो आपको कट करनी है। तो देखो बीडी इस कोण के सामने है, तो इसमें इसके सामने कही है, ये कट कर दो आप। अब इनका अनुपात लिखो। पहले समकोण के सामने क्या रही है, मेरे पास बी सी आ रही है, इसमें समकोण के सामने क्या रही है, ए सी आ रही है। यानी छोटे वाले में तो समकोण के सामने क्या हो गया, बी सी, इसमें समकोण सामने क्या हो गया, ए सी हो गया। फिर देखो इसमें इस डबल वाले एंगल के सामने क्या रही है, डी सी आ रही है, और इसमें डबल वाले एंगल के सामने क्या रही है, बी सी आ रही है। ये बातें आपने समरूपता से लिख दी है, समरूपता से। ठीक है ना। अब इस डायग्राम को आप बिठा दो कि आपको रफली समझना है इनको। ठीक है ना। अब देखिए जब इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो आप इनको क्या करा देंगे, इनको वज्र गुणा करवा देंगे। तो जैसे आप इनको वज्र गुणा कराओगे तो आपका माना जाएगा बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए सी डॉट डी सी के बराबर आ गया। और इसको आपने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब देखो मैं समीकरण 1 व 2 दोनों को जोड़ रहा हूँ एक बार। यानी मैंने लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पर जो एल एच एस है उसमें आपका ए बी स्क्वायर है, उसमें तो सम क्या प्राप्त हो रहा है आपका बी सी स्क्वायर, और आर एच एस में क्या सम हो रहा है, ए सी डॉट ए डी प्लस ए सी डॉट डी सी। ये एल एच एस तो आ रहा है सेम। देखो उन दोनों में आपने ए सी कॉमन लिया बाहर, तो बचेगा क्या, ए डी प्लस डी सी बचेगा। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो आ रहा है सेम, ये ए सी है। देखो ए डी और डी सी क्या बना रहा है, ए डी प्लस डी सी, ए सी बना रहा है ना। तो इधर आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
और उधर भी मेरे पास क्या रहा है ए सी स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, यानी ए सी स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ गया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के बराबर आ गया है। तो ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो आपको इस तरह से प्रूव करनी थी। फिर आपने इसी श्रृंखला में मेरे से इस पाइथागोरस थ्योरम का आपने ऑपोजिट है, कन्वर्स है, वो भी आपने पूछा है। तो देखिए इसका कन्वर्स क्या होता है, मैं आपको इसका कन्वर्स यानी इसका जो विलोम है वह मैं आपको और करवा दूँ। तो जो विलोम है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो इसमें मतलब उल्टा लिखा होगा विलोम में, यानी हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो विलोम की बात करने का मतलब क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट ये लिखा होगा एग्जाम में, या तो ये लिखा है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करो, या फिर देखो इसमें क्या लिखा हुआ सकता है, या फिर इसमें ऐसा लिखा होगा सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों योग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। या फिर ये लिखा सकता है इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ ए वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन ट्रायंगल विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये मतलब इनमें से आपका स्टेटमेंट वो लिखा आ सकता है। अब देखिए इसको करना कैसे है। इस बार मान लो आपके पास क्या रहा है, कोई एक ट्रायंगल आ रहा है इस तरह से लिखा हुआ, जो फिलहाल क्या है समकोण नहीं है, ठीक है ना, ये समकोण नहीं है, राइट एंगल नहीं है, इसको प्रूव करना आपको। तो देखो इसमें दिया गया, मैं आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी इज ट्रायंगल जिसमें आपका ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों के सम के बिल्कुल क्या रहा है, बराबर आ रहा है। और इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि अब देखो जो बड़ी भुजा नहीं है इसके सामने का कोण क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी आपको बी को दिखाना है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आप रचना करेंगे इसमें, तो देखो रचना कैसे करनी है वो देखिए एक बार। आप रचना करने के लिए आप ऐसा कर लेना कि एक दूसरा ट्रायंगल आपको और बनाना है और उसका नाम आप PQR लिख दोगे। वो कैसे बनाना है, इस AB के बराबर आपको PQ लेनी है, BC के बराबर QR लेना है और साथ में आपको Q लेना 90 डिग्री का। एक ऐसा ट्रायंगल आप दूसरा बनाएंगे जिसमें AB बराबर PQ आएगा और QR बराबर BC आएगा और एंगल Q कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है यानी PQ बराबर AB और QR बराबर BC तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री लेकर त्रिभुज PQR की रचना की। देखो आपको मतलब कोई भी त्रिभुज बनाना तो उसके लिए आपको 3 तो रीजन चाहिए ना। अब जब एस करने से आप त्रिभुज की रचना कर सकते हो। आप चाहते तो यहाँ पर AC बराबर PR भी लेते, क्यों न बने देते, क्योंकि वो आपको लेना नहीं है। और क्यों नहीं लेना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो इसके ऊपर बताइए आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है, यानी AC स्क्वायर बराबर आ रहा है मेरे पास किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग के बराबर, ये आपको दिया है। तो इसको मैंने एक बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब देखो एक बात तो आपने लिख दी, दूसरी अब देखो जो त्रिभुज PQR है इसमें मेरे पास क्या रहा है, कोण Q 90 डिग्री का रहा है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो तो उसमें आप पाइथागोरस प्रमेय वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इसका वर्ग है वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर आएगा। तो आप लिखोगे इसलिए जो PR स्क्वायर है वो बराबर आया किसके, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। ये बात आपने पाइथागोरस प्रमेय से लिख दी, जो भी पीछे पड़ी है ना उस प्रमेय से। और इसको आपने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर जो 2, चलो इसको हम बाद में मान लेंगे। ये आपने भी क्या लिख दिया है कि जो PR स्क्वायर वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के योग के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो PR स्क्वायर तो रखना आपको सेम एक बार,
अब देखो पी क्यू और देखो क्यू आर है, ये दोनों देखो आपने शुरुआत में रचना में बराबर ले रखी है, यानी पी क्यू का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और क्यू आर का मान है वो बी सी के बराबर है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के योग के बराबर। तो ये मान लिया आपने समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को दोनों में आपका दाएं पक्ष बिल्कुल बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पर बायां पक्ष आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जिससे मेरे पास आ रहा है ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी आर स्क्वायर के, क्योंकि दोनों का दाएं पक्ष बिल्कुल समान है आर एच एस, तो एल एच एस भी क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। अब देखो दोनों साइडों का आपको लेना इनका वर्गमूल, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जैसे वर्गमूल लोगे ना, ए सी बराबर मेरे पास क्या आ गया, पी आर आ गया। ये आपने एक बार क्या मान लिए, समीकरण नंबर 3 मान लिए, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि जो दोनों त्रिभुज आपके पास है इनको आप दिखाएंगे सर्वांग सम, यानी इनको आप कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। तो लिखा आपने त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम दिखाते हो, आपको उसके 3 रीजन लिखने पड़ेंगे। पहला रीजन मेरे पास क्या रहा है, ए बी बराबर पी क्यू आर है, ये आपको बाई कंस्ट्रक्शन से पता है, रचना से। और बी सी बराबर मेरे पास क्यू आर है, क्यू आर ये भी आपको बाई कंस्ट्रक्शन यानी रचना से पता आपको। तीसरा ए सी बराबर पी आर, जो आपने समीकरण नंबर 3 से लिखा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो अब आपका त्रिभुज ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, यानी सर्वांग सम आ गया है, त्रिभुज पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम आ गया है। किस नियम से आ गया है, तो यहाँ पर नियम आपका बनेगा कौन सा, ट्रिपल एस एस नियम, यानी साइड 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 नियम हो गया है। जब दोनों आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब ये आएगा कि इनके संगत पार्ट भी बिल्कुल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। देखो भी समरूपता में तो क्या आता है, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में आती है, कोण बराबर आते हैं। लेकिन जो सर्वांग समता है उसमें क्या होती है, आपकी तीनों भुजाएं बराबर आती है संगत आपस में, और संगत कोण भी क्या आते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम इनको समरूप दिखाया ना, तो ये संगत कोण आपका इसके बराबर हो गया, यानी बी किसके बराबर आ गया, आपका कोण क्यू के। ये आपने समरूपता से लिख दिया है, सिमिलरिटी से। तो कोण बी का मान मेरे पास क्या आ गया है, 90 डिग्री, और यही आपको इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये मैंने आपको अभी पाइथागोरस प्रमेय है उसका मैंने आपको विलोम बताया है। अब इसी श्रृंखला में आप कुछ और प्रमेय देखिए, जैसे आपने एक मेरे से जो एरिया वाली प्रमेय है वो भी आपने पूछ रखी है, तो आप एरिया वाली प्रमेय भी देख लो। देखो एरिया वाली प्रमेय में क्या होता है, एरिया वाली प्रमेय में ये होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना होता है, ठीक है ना। तो प्रमेय का स्टेटमेंट तो आपको पता ही, ध्यान रखना है, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्षेत्रफल वाली प्रमेय पढ़ रहे हैं, आप क्षेत्रफल वाली प्रमेय, तो एग्जाम में इसका केवल स्टेटमेंट दिखाएगा, क्या सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी आपको लिखना पड़ेगा, प्रूव दैट टू सिमिलर द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसा लिखा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो ट्रायंगल है, मान लो एक का नाम तो ए बी सी आ रहा है और एक का नाम मान लो मेरे पास क्या रहा है, पी क्यू आर आ रहा है, मान लो कुछ मान लो अपने हिसाब से पी क्यू आर। ये दो आपके पास क्या, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें दिया गया या गिवन में आपको ये लिखना है क्या, कि जो ट्रायंगल आपका ए बी सी है वो बिल्कुल किसके सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू आर के। मुख्य बात तो आपको यही दी गई इसमें। अब इसमें आपको सिद्ध करना या जो प्रूव दैट है हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रूव दैट का मतलब ये होगा कि जो एरिया ऑफ ए बी सी आएगा उसका रेशियो आपको एरिया ऑफ पी क्यू आर के सापेक्ष लेना है।
इनका रेशो किसके बराबर आएगा, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना ए बी अपॉन पी क्यू, इनके रेशो के स्क्वायर के बराबर, या बी सी अपॉन क्यू आर इनके रेशो के स्क्वायर के बराबर, या ए सी अपॉन पी आर इनके स्क्वायर के रेशो के बराबर। ये आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें आपको यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन यानी रचना करनी पड़ेगी। रचना देखो कैसे करनी है, आप जानते हैं कि रचना करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखो भाई यहाँ पर एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज का ऊंचाई चाहिए ना, तो इसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे बेस पर परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी आप इसमें क्या लेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर लेंगे आप। इसको आपने मान लिया है एम पॉइंट, इसने आपको क्या मान लिया है, एन पॉइंट मान लिया है। तो ये आपने इसमें क्या कर दी है, रचना, यानी आपने इस तरह से कर दी है। तो रचना वाले स्टेप में लिखना पड़ेगा आपको ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर खींचे। अब देखो इसकी जो उपपत्ति है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए उपपत्ति की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एरिया का रेशो लेना है ना आपको। तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। चाहो तो पहले आप इनको अलग अलग बार को बात नहीं है, यानी जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो आपने 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लिया, यानी बी सी इंटू क्या आ गया मेरे पास, एम आ गया। फिर इसी तरह आपने क्या कर लिया, जो एरिया ऑफ पी क्यू आर है वो भी आपने 1/2 बेस इंटू हाइट से आपने इसको प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी 1/2 बी सी इंटू ए एम और 1/2 क्यू आर इंटू पी एन, इन्हें काट लो सीधा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, और उधर मेरे पास आ रहा है क्या, यानी बी सी अपॉन क्यू आर डॉट ए एम अपॉन पी एन। इसको फिलहाल आपने क्या मान लिया, बार समीकरण नंबर 1 है वो आपने मान ली है। अब देखिए हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो हम जो अगली स्टेप है उसमें ऐसा करेंगे कि ये जो आपको दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसको और इसको, छोटे वाले में बात कर रहा हूँ मैं, ए बी एम और पी क्यू आर की, इन दोनों को पहले मैं दिखाऊंगा सिमिलर, यानी समरूप दिखाऊंगा। तो लिखा मैंने त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। देखो इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके रीजन लिखने पड़ेंगे। तो इसमें पहला रीजन देखो आपका ये आ जाएगा कि कोण जो बी है ना वो क्यू के बराबर है, यानी कोण बी बराबर आ रहा है कोण क्यू के। ये आपने इनके शुरुआत में दिया गया है, और कहाँ दिया गया है, क्योंकि जब दोनों ये समरूप है ना तो आपको अच्छी तरह पता है कि संगत कोण बी के आपस में बराबर है। तो इसमें आप लिख सकते हो ये आपको दिया है क्या, फिर आप जो त्रिभुज ए बी सी है ना वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आपने ये बात इस तरह से लिख दी है। जब दोनों समरूप है तो इनके संगत कोण बिल्कुल क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। दूसरा कारण, इसमें देखो ये 90 का है, इसमें ये 90 का है, तो आपको लिखना पड़ेगा जो त्रिभुज आपका कौन सा बी एम ए किसके बराबर है, क्यू एन पी के। ये भी आपका प्रत्येक 90 डिग्री का है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज आपका ए बी एम होगा वो किसके सिमिलर आएगा, ट्रायंगल पी क्यू एन के सिमिलर आएगा। किस नेम से आएगा, डबल ए सिमिलरिटी रूल, यानी डबल ए समरूपता नियम। तो देखिए जब आपने इन दोनों को समरूप दिखा दिया है, इसका मतलब इनके जो संगत पार्ट है वो भी क्या आएंगे बराबर, यानी कोण है तो कोण के बराबर आएगा, और अगर भुजा है तो उनका जो अनुपात है वो बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब आपने क्या लिख दिया है,
जब आप ए बी भुजा की बात करोगे तो इसकी आप पी क्यू भुजा की बात करोगे, और जब आप इसकी ए एन की बात करोगे तो उसकी आप किसकी करोगे, पी एन की बात करोगे। हमें केवल दो से मतलब है, हालांकि बी एम बटा क्यू एन भी होता है, ठीक है ना। ये बातें आपने कहाँ से लिख दी है, समरूपता से। ये समीकरण 2 आ गई है। अब देखो वहाँ पर जो ए एम बटा पी एन है ना, वहाँ पर मैं ये लिख दूंगा यहाँ से, तो लिख दिया आपने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इन बाइक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो एलएचएस में तो मेरे पास क्या है, वो सेम आ रहा है बिल्कुल, यानी जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर। उधर देखो मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर तो रहेगा बिल्कुल सेम, और जो दूसरा मान आपका है ए बी अपॉन पी क्यू, ये आ गया किसकी जगह, उसकी जगह आ गया, यानी ये जो मान था आपका, इस मान की जगह ये मान आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास एरिया ऑफ ए बी सी है अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर है, ये तो सेम रखना आपको। अब देखो आप उसमें करना क्या है, ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है इसका मान मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि आपको सवाल में शुरुआत में पता है जब दोनों आपस में सिमिलर है तो देखो इनकी संगत जो है समानुपात में हुई कि नहीं हुई, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर आएगा बी सी बटा क्यू आर बराबर आएगा ए सी बटा पी आर। तो ये तीनों भी तो क्या आएंगे, अनुपात बराबर आएगा इनका। तो मैंने वहाँ पर ए सी बटा बी सी बटा क्यू आर जगह मैंने क्या लिख दिया है, ए बी बटा पी क्यू लिख दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर है वो यानी ए बी बटा पी क्यू के होल्स करके बिल्कुल क्या आ गया है, बराबर आ गया है। और इसमें आपको यही सिद्ध करना था, यानी एक पार्ट आपका प्रूव हो गया ना। लेकिन देखो आपको तो तीनों का बराबर दिखाना था मान, और आपको इस बात का अच्छी तरह पता है कि ए बी बटा पी क्यू ये तीनों आपस में बराबर है ना। तो आप लिखोगे इस प्रकार, हम लिख सकते हैं क्या कि जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर आएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर आएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर आएगा ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। इसमें आपको यही प्रूव करना था, ये थी हमारी एरिया वाली प्रमेय, ठीक है ना। अब देखो कुछ और डाउट क्वेश्चन है जिनमें आपको समझ चाहिए। प्रमेय तो मैंने बता दिया आपको, आपने केवल मेरे से इतनी प्रमेय पूछी थी जिनमें आपको समस्या थी, बाकी थेल्स प्रमेय वगैरह हैं वो भी आप खुद पढ़ लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो अब देखो हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं वो देखिए आप। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपने मेरे से जो 11.3 है प्रश्नावली, उसमें आपने एक प्रश्न पूछा है, और 11.3 में आपने मेरे से ये जो 13 का प्रश्न है पहले वो पूछा है। देखो ठीक है ना, 13 का प्रश्न 11.3 में इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने वाले जो त्रिभुज है वो अपने मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, कोई त्रिभुज आ रहा है ABC, और आपने इसका मध्य बिंदु ले लिया है, पर मान लो D मध्य बिंदु, इसका मान लो E मध्य बिंदु है, इसका मान लो ये F क्या है, मध्य बिंदु है। अब आपको सिद्ध करना है कि इनके मध्य बिंदु आप मिलाओगे ना तो जो बनने वाला त्रिभुज है ये चारों, ये छोटे वाले, ये अपने मूल त्रिभुज के बिल्कुल कहेंगे समरूप आएंगे। तो देखो दिया गया, मतलब क्या लिखना आपको, बस केवल इतना सा लिखना है, D E तथा F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC तथा AC के मध्य बिंदु है। यानी आपको लिखना पड़ेगा D E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड AC। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ देखिए सवाल में आपको 4 बात प्रूव करनी है। पहली बात है, जो त्रिभुज ADF है,
वो किसके सिमिलर आएगा, ट्रायंगल ABC के। फिर जो आपका B, या मान लो इसको आप ट्रायंगल मान लो कौन सा, इसको DBE मान लो आप इसको, ये भी किसके सिमिलर आएगा, ABC के। और जो आपका DEF है वो भी किसके सिमिलर आएगा, ABC के आएगा। और जो आपका ट्रायंगल FAC है वो भी किसके सिमिलर आएगा, ट्रायंगल ABC के सिमिलर। तो ये आपको दिखाना है, ये 4 पार्ट में प्रूव करने हैं। देखिए इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे। अभी सबसे पहले आपको देखो इस बात का पता होना चाहिए, 9वीं क्लास में आपने पर में पढ़ रखी है, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ये पर में आपने पढ़ी थी वहाँ पर। और देखो ये सारे क्या मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु वाला रेखाखंड हो गया पर DF, तो इसके समांतर आ गई है, ये इसके साथ में क्या दी भी आ गई। तो सीधे यहाँ पर में लगा दो, यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, ये आप इसको ऊपर ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ठीक है ना। आपको लिखना है ए लाइन सेगमेंट जोइंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपका ये DE है ना, वो तो किसके पैरेलल आ गया है, AC के आ गया है, और साथ में ये क्या आ रहा है, D है, वो AC का आधा भी आ रहा है। ठीक है ना, दोनों काम करता है ये। इसी तरह जो आपका ये EF है वो समांतर आ रहा है किसके, BA के समांतर आ रहा है, और साथ में EF क्या आएगा, BA का आधा आ जाएगा। इसी तरह जो आपका कौन सा बचेगा, EF तो आ गया ना काम इसमें। अब हमारे पास बचा कौन सा है, DE और EF दोनों आ गया, बचा DF। जो आपका DF है वो BC के समांतर आएगा, और साथ में DF क्या आएगा, BC का आधा आएगा। ये मान लो आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई है, ये मान लो समीकरण नंबर 3 हो गई है। सबसे पहले आपने इसमें ये रिजल्ट निकाल लिया है। अब देखो हम इन सब की देखो बारी बारी से बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को इस पूरे के समरूप दिखा रहा हूँ। तो लिखा मैंने त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज ABC में, मैं ADF को ABC क्या दिखा रहा हूँ, समरूप दिखा रहा हूँ। तो देख इसमें पहला कारण मेरे पास क्या है, कोण A, वो दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। कोण A बराबर कोण A दोनों में क्या हो गया है, उभयनिष्ठ हो गए। ठीक है। दूसरा कारण, एक कारण लिख दिया आपने। अब देखो ये जो कोण बन रहा है आपका ये वाला, ये बिल्कुल इसके संगत कोण के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये दोनों संगत कोण हो गए। संगत कोण क्यों हो गए, क्योंकि दोनों भुजा आपस में समांतर है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अरे आपने पढ़ा है ना, जब ऐसे मान लो 2 समांतर लाइन होती है, उनको ये लाइन काटती है, तो ये संगत कोण आपके बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखो वही शर्त लागू हो रही है, जब दोनों ये आपस में समांतर है तो ये संगत कोण बराबर हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए जो कोण आपका ADF किसके बराबर आ रहा है, कोण B के। ये दोनों आपके हो गए संगत कोण। और मैंने बोला कि समरूपता के रूल में अगर आपके 2 कोण बराबर आ जाते हैं, तीसरा कोण आपका ऑटोमेटिक बराबर होता है, वो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो आपका त्रिभुज ADF है वो किसके समरूप आ गया, त्रिभुज ABC के। ये आपका AA समरूपता नियम से हो गए। ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल मैंने आपको भी इसको समरूप करके दिखा दिया है। अब देखो आपको क्या करना है, इसी तरह से आप जो बाकी है उनको भी देखो आप दिखा सकते हो। जैसे मान लो आप ये काम में लेंगे, ये वाला, इसको जब आप बड़े वाले के समरूप दिखाओगे ना, तो देखिए इसमें क्या लिखना, आपको 3 रीजन खुद लिखना है आप दोनों। देखो B कोण आएगा उभयनिष्ठ, क्यों B बड़े वाले में काम है, छोटे वाले में काम आ रहा है। फिर देखो ये हमारा जो संगत कोण है आपका, ये इसके बराबर हो गए, जो दोनों समांतर है। तो इसमें भी आपका डबल A का रूल लग गया। और जब आप इस त्रिभुज की बात करोगे यहाँ वाले की, तो देखो इसमें रीजन पहला तो बनेगा क्या, C कोण दोनों मारो बेनिस्ट, ये C बड़े वाले में भी काम आ रहा है, छोटे वाले में भी काम आ रहा है। इसके अलावा देखो ये संगत कोण आपका है वो बिल्कुल क्या है, A के बराबर है, क्यों दोनों समांतर लाइन है आपस में। तो ये भी दोनों क्या हो गए आपके डबल A के रूल से दोनों सिमिलर हो गए। अब बचा कौन सा आपका, तो ये बीच वाला बचाइए। अब देखो इस बीच वाले को क्या करना आपको, इस बीच वाले को आपको इस बड़े वाले क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना। तो इसका देखो थोड़ा अलग रूल होगा,
वो दोनों आपका लेना, ठीक है। लिखना आपको त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में। अब देखिए मैं DEF और ABC दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को मेरे को क्या दिखाना है, सिमिलर यानी समरूप दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जो DF और BC का अनुपात है, ये जो DF है और ये BC है, इन दोनों का अनुपात आपका कितना आएगा, वो बिल्कुल बराबर आएगा इसके DE बटा AC के अनुपात के, बराबर आएगा आपका इसके EF और BA के अनुपात के। और इन सब का अनुपात आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। और ये आप कहाँ से प्राप्त करोगे, समीकरण 1, 2, 3 से प्राप्त करोगे, क्योंकि आपको वहाँ दे रखा अनुमान जो DF है वो BC का डबल है ना। तो जब आप इनका अनुपात बनाओगे तो BC को आप 2DF करोगे। भाई एक बार आप इसको यूँ समझ लो, देखो ये मेरे पास DF बराबर क्या, BC/2 है, तो यहाँ पर 2DF बराबर BC नहीं हुआ क्या। अब जब मैं DF और BC का अनुपात निकालूंगा तो ये देखो BC की तरह 2DF आ गया ना, भाई ऊपर देखो मेरे पास DF सेम है, यहाँ पर 2DF आ गया, काटा तो मान 1/2 तो बन रहा है ना, तो सबका अनुपात क्या आएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने बातें कहाँ से लिखी है, ये आपने समीकरण 1, 2 व 3 से लिखी है। इसका मतलब जो त्रिभुज आपका DF है वो किसके सिमिलर आ रहा है, ट्रायंगल ABC के सिमिलर आ रहा है, SSS समरूपता नियम से, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको करना था। तो देखो ये तो आपने कुछ जो समस्या मेरे को लिख के भेजी थी उनका मैंने आपको भी समाधान करवाया है। अब देखो कुछ मेरी तरफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो हम उनकी बातें कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में देखो अलग अलग कुछ क्वेश्चन है, उनकी देखो बात कर रहे हैं अभी। बाकी आपको इस प्रश्नावली में कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कभी भी पूछ सकते हो, और उसका समाधान आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कर दिया जाएगा। अब देखो हम बात करें किसकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे एक आपका सवाल इसमें है 12वां सवाल है, मतलब इसी 11.3 में एक आपका 12वां प्रश्न वो देखिए आप। इस 12वें प्रश्न में क्या लिखा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, मतलब आपको एक कोई त्रिभुज लेना है ABC, लिख दिया आपने। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसके सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर आपको यहाँ से क्या डालना है, इस पे लंब डालना है, और मान लो ये आपने इस पे लंब डाल दिया AD, ठीक है ना। सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर AD² किसके बराबर आएगा, BD क्रॉस DC के बराबर आएगा। तो सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर हम दिया गया कि पहले बात कर लेते हैं, यानी आपको दे रखा है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका जो AD है वो लंब आ रहा है किस पर, BC पर, और साथ में AD² किसके बराबर है, BD क्रॉस DC दोनों के बराबर आपको दिया गया है। अब देखिए इस सवाल में आपको सिद्ध क्या करना है। अब इसमें आपको सिद्ध ये करना है कि जो कोण आपका A होगा ना, BAC, वो 90 डिग्री का आएगा, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में आप डिटेल से देखिए। तो देखिए जब आप इसको प्रूव करोगे तो देखना आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो आपने लिखा इसकी उत्पत्ति यानी इसके प्रूफ के बारे में। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दिया गया ना हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो AD² है मेरे पास वो बिल्कुल किसके बराबर आ रहा है, BD क्रॉस DC के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब देखो इसको आप AD क्रॉस AD आप इसको मान सकते हो, उसको आप BD क्रॉस DC मान सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैंने एक बार AD लिख दिया है और AD लिख के मैंने इसके बटे मैंने क्या लगा दिया, इसकी BD लगा दिया है। फिर मैंने यहाँ पर DC लिख दिया है और इसके बटे मैंने क्या लगा दिया है, AD लिखा दिया है। क्योंकि आप इन दोनों समीकरणों से ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि वापस वज्र गुणा करने पर आपके पास क्या आएगी, सेम टू सेम ऊपर वाली कंडीशन आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखो मैं इन दोनों त्रिभुजों को पहले दिखाता हूँ समरूप। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में,
देखो यहाँ तो आप इनको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं देखो आपको इनको थोड़ा सा अलग लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक तो आपका ये त्रिभुज है और एक आपका यहाँ पर ये त्रिभुज है। ये समकोण आपको पता है दोनों में, इसमें भी 90 का आ रहा है, इसमें भी 90 का आ रहा है। इसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है, ABD आ रहा है, और इसका नाम आ रहा है मेरे पास ADC। ठीक है। अब देखिए इनकी जो भुजाओं का अनुपात, मतलब इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए आपको 3 कारण लिखने पड़ेंगे। वो 3 कारण कैसे कैसे लिखोगे आप, किस तरह से लिखोगे वो देखिए एक बार। सबसे पहला कारण देखो, मैं अगर इसकी भुजा में क्या लेता हूँ, मैं अगर इसकी भुजा में AD लेता हूँ यहाँ पर, तो इसके अनुपात में क्या लूँगा, BD लूँगा मैं। ठीक है। फिर मैं अगर इसकी भुजा क्या लूँगा, DC काम में लूँगा, तो इसके अनुपात में क्या काम में लूँगा, मैं AD काम में लूँगा। बताओ ऐसा लेने में मेरे कोई दिक्कत है क्या। AD बटा BD बराबर आएगा DC बटा AD। तो देखो यहाँ पर AD बटा BD बराबर है DC बटा AD। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, AD बटा BD बराबर आ रहा है DC बटा AD। यह आपने कहाँ से लिख दिया, समीकरण 1 से लिख दिया पहले। मतलब आपने दो भुजाओं का जो अनुपात है वो आपने इस तरह से लिख दिया है समीकरण नंबर 1 से। तीसरा कारण, अब देखो जो तीसरा कारण आपका है, देखो इस त्रिभुज में तो ये 90 का आ रहा है, इसमें ये 90 का आ रहा है, यानी जो आपका कोण होगा कौन सा, ADB, वो बिल्कुल किसके बराबर है, ADC के बराबर है। और दोनों प्रत्येक कितने के आ रहे हैं, 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो ये आपने इसमें लिख दिया है तीसरा कारण। मतलब दो तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, और तीसरा कारण आपको क्या प्राप्त हो गया है, इनके जो एक एक कोण है वो 90-90 के आपको प्राप्त हो गए हैं। अब देखो जब आपने इसमें ये रूल लगा दिया, इसका मतलब जो त्रिभुज आपका होगा कौन सा, ADB, वो किसके सिमिलर आएगा, देखो नाम लिख देगा आप ADB। देखो आपने इन तीनों भुजाओं का इस तरह से अनुपात लिया, अब सीधी सी बात है ये जो बचेगी ना आपका, इसका अनुपात बिल्कुल इसके बराबर ही आएगा ना। अब त्रिभुज का नाम भी बिल्कुल आपको वैसे बनाना जैसे आपने इसका मतलब भुजा जिस क्रम में आ रही है, A यानी इस कोण से चल रहे हैं आप, और मान लो ये कोण जो आना उसको मान लो आप ये डबल वाला कोण आपका, ठीक है ना, एक बार, क्योंकि डबल ट्रिपल के बीच में आ रहा है, और इधर आपका ये होगा डबल वाला कोण, ठीक है ना। फिर ये सिंगल वाला कोण है, ये सिंगल वाला कोण है। अब इसका नाम लिखोगे आप ADB, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, CDA। तो आपने लिखा ADB और उधर आएगा अपने पास CDA। ये आपने SAS समरूपता नियम से लिख दिया है। जब दोनों आपस में समरूप हो गए, इनका मतलब इनके संगत कोण भी कहेंगे बराबर आएंगे। अब देखना इस कोण के बराबर ये कोण नहीं आएगा, ये कोण आएगा। देख लो आप यहाँ पर ये कोण बिल्कुल इसके बराबर तो आ रहा है ना, और ये कोण उसके बराबर आ रहा है। तो आपने क्या लिख दिया, इसलिए जो आपका कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 2 के बराबर आ गया। और मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास कोण नंबर 3 है, वो किसके आ गया, 4 के बराबर आ गया। यानी जो कोण नंबर 3 है वो कोण नंबर 4 के। ये सारी बातें आपने समरूपता से लिख दी है, और इसको मैंने एक बार समीकरण नंबर 2 मान के यहाँ पर छोड़ दिया है। अब देखो आप आगे इसको, यहाँ तक देखो आपने इसमें रिजल्ट प्राप्त कर लिया है। अब देखिए आपको प्रश्न में लेके क्या आना है, ये जो कोण ए है वो आपको 90 डिग्री का लेके आना है। तो देखो 90 डिग्री का हम ये कोण कैसे लेके आएंगे, आपको त्रिभुज लेना काम है कौन सा, ये BAC त्रिभुज काम लेना आपको। त्रिभुज BAC में आ गए, इसके तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। यानी कोण B प्लस कोण BAC प्लस कोण C बराबर आएगा 180 डिग्री। अब देखो B में तो आपका कोण नंबर 1 काम आ रहा है, इसमें आपके कोण 3 प्लस कोण 2 काम आ रहे हैं, इसमें आपका कोण 4 काम आ रहा है, उधर मेरे पास क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पर देखना क्या है, यानी आपको यहाँ पर जो कोण अपने हैं कौन कौन से, ये BAC आपको 90 का दिखाना है। तो BAC का मतलब 2 नंबर और 3 नंबर दोनों का योग कितना आएगा, 90। यानी आपको केवल इन दो को रखना है, इन दो को भी आप 2 और 3 बना लेंगे। तो 2 एक को क्या बना लेंगे आप, यहाँ से 2 बना लेंगे। बाकी इन दोनों में आपको कोई प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है, और 4 को क्या बना लेंगे आप, यहाँ से 3 बना लेंगे, बराबर 180 जो आपने समीकरण नंबर 2 से लिखा है। ये 2 कोण 2 हो गया, ये 2 कोण 3 बराबर 180 आ रहा है, 2 कॉमन आया बाहर,
2 + 3 उधर आ रहा है 180 डिग्री। अब जो कोण 2 + कोण 3 है वो 180/2 हो गया और कोण 2 + 3 का मान आ गया 90 डिग्री। अब देखो 2 और 3 दोनों मिलकर वापस क्या बना रहे हैं, कोण BSC बना रहे हैं। तो कोण BSC का मान मेरे पास क्या आ गया है 90 डिग्री। इसमें आपको यही सिद्ध करना था, ये हमने अभी आपको सवाल नंबर जो 12 है वो बताया है। अब देखो कुछ और भी सवाल जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही है मैं आपको वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपका देखो एक सवाल आ गया था नेक्स्ट है, जैसे हम 11.2 की बात करते हैं। इसमें आपका देखो एक ही प्रश्न आता है, तो वो प्रश्न आपका मान लो ये है, जैसे आपको दिया गया है कि मान लो इसमें जो आपका एक तो मतलब सवाल लेना आपको कौन सा, ये 5वां प्रश्न है ना, वो देख लो एक बार, ठीक है ना। इसमें आप 5वें प्रश्न में क्या लिखा है, आकृति 11.17 में मतलब आपको इस तरह से एक त्रिभुज बना के दिया गया है और उसका नाम क्या है मेरे पास ABC, उसका जो नाम है वो आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आपकी एक D इसमें कोई रेखा आ रही है जो BC के समांतर है। बाद में आपको एक रेखा यहाँ से लेनी है इस तरह से, इसको मिला करके एक यहाँ से भी लेनी है आपको ये, और अब देखो यहाँ पर आप इसको F मान सकते हो। अब देखिए इसमें आपको दिया गया क्या लिखना है। एक बात तो ये कि जो त्रिभुज ABC है, यानी ABC क्या त्रिभुज है, ABC दे ट्रायंगल। और देखो इसमें क्या रहा है मेरे पास, ये D है ना वो तो समांतर आ रहा है BC के, और जो FE है वो समांतर आ रहा है किसके, DC के। ये दो बात इसमें आपको दी गई है, DE तो समांतर आ रहा है BC के, और जो आपका FE है वो समांतर आ रहा है किसके, DC के समांतर आ रहा है। और अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है, आपको इसमें प्रूव करना है क्या, कि जो AD² है ना वो बराबर आएगा AB क्रॉस AF के गुणनफल के बराबर। तो अब देखो आप इसकी जो उपपत्ति है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इन दोनों कंडीशनों का बारी बारी से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास D समांतर BC आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है FE समांतर DC, ठीक है ना। तो मैं पहले इसका प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो लिखा मैंने त्रिभुज ABC में, इसमें देखो मेरे पास D समांतर क्या आ रहा है BC आ रहा है, ये आपको दिया पहले से। तो देखिए आपको D समांतर BC दिया गया, तो एक बार आप ऐसा करो इन दोनों को फिलहाल आप भूल जाइए, भूल गए ना। अब केवल ये त्रिभुज देखना आपको, इसमें क्या मेरे पास ये इसके समांतर है, और आपने थेल्स प्रमेय यानी आपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है उससे आपने ये पढ़ा है क्या, कि जब एक दो भुजाओं को काटने वाली एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो उन दोनों भुजाएं जो होती है ना आपकी वो एक के अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। इसका मतलब जो आपका AD/DB है वो किसके बराबर आएगा, AE/EC के बराबर, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर थेल्स प्रमेय से लिख दिया है, थेल्स थ्योरम से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना। तो ये तो आपने इक्वेशन फर्स्ट बना ली है। अब देखिए हम इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। अब देखो एक बार इनको वापस आपको याद कर लेना दोनों को। अब देखिए इस बार आपको इस रेखा को नहीं देखना है, मतलब ये इसके समांतर आ रही है। कौन किसके समांतर आ रही है, जो ये भुजा है वो बिल्कुल इसके क्या रही है, समांतर है। तो आपको एक बार इससे भी कोई मतलब नहीं है कुछ, हमें केवल क्या देखना है, बस इतने त्रिभुज को देखना है। तो आपने लिखा त्रिभुज ADC में, इसमें मेरे पास जो F है वो किसके समांतर है, DC के समांतर, ये आपको दिया है। इस बात का मतलब जो AF/FD है वो A/EC के बराबर आ गया। ये भी आपने थेल्स प्रमेय से लिख दिया है, और इसको मैंने क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब देखो दोनों का दाएं पक्ष बिल्कुल क्या रहा, समान आ रहा है। ये आपको वापस से इनको याद कर लेना है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने इसको बताया, ठीक है ना। वैसे आपको परमानेंटली बिठाना नहीं है। तो अब आपको लिखना है
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का अर्थ सेम आ रहा है, तो LHS भी बिल्कुल क्या इनका सेम आएगा। यानी जो AD बटा DB है वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, AF बटा FD के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पर आप उत्तर में देखो, इसमें आपको क्या लेके आना है, AD स्क्वायर बराबर आएगा AB क्रॉस AF के आपको बराबर लेके आना है। तो यहाँ देखिए, अब जिसको नहीं रखना है ना उसको आप ऊपर भेज दो। यहाँ पर देखो AD तो हमें रखना है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों को उल्टा कर लेंगे सीधा, ठीक है ना। एक बार तो मेरे पास DB ऊपर आ रहा है, अभी AD इसके अपोन में आ रहा है, FD ऊपर आ रहा है और AF क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना। जिसको रखना नहीं है आप उसको ऊपर भेज दो। हमें DB को रखना नहीं उधर में कहीं पर भी, तो DB को आपने ऊपर भेज दिया। हमें AD और AF को रखना है तो दोनों नीचे आ गए, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों में क्या करना, आपको एक जोड़ना है, यानी एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो देखो जैसे आप दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो इसमें आपको क्या करना है, इधर भी एक जोड़ना है साथ में। तो यहाँ जो AD मेरे पास LCM आएगा और ऊपर मानेगा DB प्लस AD, यहाँ पे जो आपका AF LCM आएगा FD प्लस AF। अब देखो DB प्लस AD मिलकर क्या बना रही है, DB प्लस AD AB बना रही है, तो इसको आपने AB कर दिया है, बटे हमारा AD सेम। उधर देखो FD प्लस AF FD AF ये मिलकर AD बना रही है, तो ऊपर आ गया मान आपका AD, बटे में क्या है मेरे पास AF आ रहा है। अब देखिए इनको हम क्या करवा देंगे, इनको वज्र गुणा करवा देंगे, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे आप इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यानी वज्र गुणा कराओगे, तो जो AD स्क्वायर है वो किसके बराबर रहेगा, आपका AB क्रॉस AF के बराबर। और इस प्रश्न में आपको यही सिद्ध करना था। तो ये हमने भी क्या सीखा है, जो प्रश्न संख्या 5 था कौन सी प्रश्नावली का 11.2 का, हमने उसके बारे में सीखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये प्रश्न वो कर सकते हो। अब देखो एक सवाल आपका इसमें आता है, इसी प्रश्नावली में आपको एक 9वां प्रश्न और दिया, ठीक है। इसमें देखो 9वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है उसको आप और देखिए। जो 9वां प्रश्न आपका है उसमें आपको ऐसा दिया गया है कि ABCD क्या है, कोई समलंब है। यानी 9वें प्रश्न में क्या रहा है, ABCD कोई क्या है, समलंब। अब देखो जब भी समलंब नाम आए तो दिमाग में ये बात आपकी आ जानी चाहिए कि उसकी तो बजाय बिल्कुल क्या है, समांतर है। तो ये मेरे पास ABCD का एक समलंब है, ABC और ये D। ABCD एक समलंब है और उसमें क्या लिखा है, AB समांतर है DC के, तो बिल्कुल समांतर है AB DC के। और उसके विकर्ण कहाँ पर काटते हैं, O पर काटते हैं। इसके तो विकर्ण नहीं, ये DB हो गया, एक इसका हो गया AC, ये कहाँ काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया गया लिखना आपको क्या, यानी ABCD एक समलंब है। अब समलंब होने का मतलब ये होता है कि जो भुजा AB है ना वो DC के समांतर है। जब देखो AB DC के समांतर है, और अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना हो, देखिए यहाँ पर आप इसमें प्रूव करना है, यानी प्रूव दैट में आपको लिखना है क्या, कि जो AO/BO है वो किसके इक्वल आएगा, CO/DO के रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपको रचना या यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, अब मतलब यहाँ से आप एक लाइन लेंगे इस तरह से, ये वही, और जो आपने मान लो AB के समांतर लिए, ठीक है ना आपने, तो आप लिखोगे ड्रॉ OE समांतर AB, यानी आपको लिखना है AB समांतर OE खींची। अब देखो उसके बाद में जो इसकी उपपत्ति है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो अगर आप इसकी उपपत्ति की बात कर रहे हो तो उपपत्ति में क्या करना आपको, सबसे पहले तो ये लिखना है कि देखो आपको AB समांतर DC दिया गया, पहले से दिया है, और AB समांतर आपने लिखा है OE, ये आपने रचना से लिखा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों आपसे समांतर हो गए, AB समांतर OE समांतर DC। ये आपने एक ऐसी प्रमेय पढ़ी है 9वीं क्लास में, अगर एक रेखा दो अलग अलग रेखाओं के समांतर हो
तो वह रेखा उन दोनों रेखाओं की भी क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई है, समांतर हो गई है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर रहा हूँ किसकी, मैं त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ। मैं त्रिभुज ABC में, इसमें आपको बताया कि जो AB है वो समांतर आ रहा है किसके, OE के। ये आपने कहाँ से लिखा है, रचना से आपने लिखा है, यानी AB समांतर किसके है, OE के समांतर है। अब देखो इसमें आपको थेल्स प्रमेय लगानी है किस त्रिभुज में। देखो मैंने बोल दिया कि एक बार आपको केवल इस त्रिभुज देखना है, इतने को मैं यहाँ पर केवल एक बार इस त्रिभुज की बात करूँगा, आपको बस केवल इतने को देखना है, ठीक है ना। तो देखिए इस त्रिभुज में आपके पास क्या है, OE समांतर आ रहा है AB के, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। यानी आपने लिख दिया इसलिए जो AO बटा OC है वो किसके बराबर आ गया है, BE बटा EC के बराबर आ गए। ये आपने कहाँ से लिख दिया, थेल्स प्रमेय से आपने इसको लिख दिया है, और आपने इसको एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। यानी जो AO बटा OC है वो बराबर आ गया है BE बटा EC के। अब देखो दूसरा नेक्स्ट, देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस BDC की बात करूँगा मैं, यानी त्रिभुज BDC में। देखो इसमें मेरे पास क्या रही, जो OE है ना वो इस DC के समांतर है। तो इसको आपने यहाँ पर दिखाया था, ये रहा, यानी OE समांतर है DC के। तो अब इसमें आप क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय इसमें आप लगा दोगे। जब इसमें आप थेल्स प्रमेय लगाओगे इसका मतलब जो OB बटा OD है वो किसके बराबर आएगा, BE बटा EC के बराबर आएगा। ये बात भी आपने कहाँ से लिखी है, थेल्स प्रमेय से आपने लिखी है, समीकरण नंबर 2। देखो अब आपको समीकरण 1 व समीकरण देखो 2 दोनों को देखना है। देखिए दोनों में जो आपका ये यहाँ पर दाएं पक्ष आ रहा है ना, बिल्कुल ये दोनों का समान आ रहा है, तो बाएं पक्ष भी क्या हो गया, समान हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इनसे आपने क्या लिख दिया, जो AO बटा OC है ना वो बराबर आ रहा है BO बटा OD के, ठीक है ना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप BO लिखो या OD लिखो, ठीक है ना। अब इनको आपको देखो उत्तर में क्या लेके आना है, AO के बटे में BO लेके आना है ना। तो देखो अगर आप इन दोनों की जगह बदल दोगे तो इनके वज्र गुणन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने AO बटा BO कर दिया, यहाँ पर आपने CO बटा DO, क्योंकि इनको वज्र गुणा कराते हैं ना हमेशा सेम चीज़ आनी चाहिए। यानी AO बटा DO गुणा हो रहे हैं, A बटा DO गुणा हो रहे हैं, BO CO गुणा हो रहे हैं, BO CO गुणा हो रहे हैं। तो इनको अगर आप ऐसे बदलोगे तो उसके मान में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपने पढ़ा था प्रश्न संख्या 9। इसके अलावा बाकी प्रश्न आप इसमें खुद निकाल सकते हो। अब देखो कुछ और प्रश्न जो मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी वो करवा रहा हूँ। जैसे मान लो हम अगर और प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो इसमें आप एक के प्रश्न देख लो। जैसे आपका सवाल आ रहा है, इसमें हम बात करते हैं। जैसे आपका प्रश्न है, जो प्रश्नावली आपकी है इसमें 5वां सवाल है, ठीक है ना। 5वां प्रश्न देखो आप 11.4 में। तो अभी मैं आपको 11.4 में 5वां प्रश्न है, देखो वो एक बार आपको और करवा दूँ। तो देखिए 11.4 में 5वें में आपको क्या करना है, उसमें ये दिया गया आपको 11.4 में जो 5वां प्रश्न है उसमें आपको दिया गया, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आपके पास एक वर्ग आ रहा है ये, जिसका नाम ने आपने ABCD लिख दिया है, और वर्ग होने का मतलब आपकी ये चारों भुजाएं बिल्कुल क्या है, बराबर है। आपको इसकी एक भुजा पर क्या बनाना है, कोई भी समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है। जो आपने क्या बना दिया, ये AB बना दिया है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या बराबर है। ये साथ में आपको लेना है, इसके विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो आपने ये बना दिया इसके विकर्ण के ऊपर। यह मान लो मेरे पास क्या रहा है, DBF आ रहा है, तो विकर्ण वाले भी तीनों के आपस में क्या है, बराबर, क्यों दोनों त्रिभुज आप क्या बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना वो देखिए आप। तो देखो वर्ग होने का मतलब ये प्रत्येक कोण तो आप क्या सारे 90 के हैं, ठीक है ना। ये तो इसमें आपको दिया गया क्या लिखना है, ये लिखना है कि ABCD एक वर्ग है। दूसरी बात, त्रिभुज ABE
तथा त्रिभुज DBF समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है और ABCD क्या है कि स्क्वायर है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, यानी कि त्रिभुज की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जो एरिया ऑफ ABE होगा वो हाफ आएगा किसका, जो डायगोनल पर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है उसका हाफ आएगा, यानी एरिया ऑफ DBF का हाफ। जो आपका एरिया ऑफ ABE है वो क्या है, हाफ है किसका, एरिया ऑफ DBF का। अब देखो आप इसकी उपति, तो शुरुआत में मैंने एक बार क्या मान लिया, इसको मैंने भुजा एक बार x मान लिया, ठीक है ना, ये x मान लो आप इसको, तो ये भी x होगी ना, ये भी x होगी, सारे भुजा बराबर होती है वर्ग की। तो आपने एक बार क्या मान लिया है, भुजा AB है उसको आपने एक बार x मान लिया, ठीक है ना। तो लीजिए आपने माना भुजा AB बराबर x। अब आपको इस त्रिभुज ABD में पहले लगानी है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये समकोण आ रहा है यहाँ पर। तो आपने लिखा त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपके पास देखो क्या रहेगा कि जो BD का स्क्वायर है ना वो आपका AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के सम के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो यहाँ BD का स्क्वायर तो आपको पता है नहीं, जबकि इन दोनों का मान आपके पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। अब जो BD स्क्वायर है मेरे पास वो आ गया 2x स्क्वायर के बराबर, और BD का मान क्या आ गया मेरे पास, 2√x आ गया। आपने BD क्या लिख दिया है, √2x यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। यानी आप लिख दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, उनको आपको कभी दिखाने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मतलब जो त्रिभुज आपका ABE है वो किसके सिमिलर ट्रायंगल, DBF के सिमिलर है। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पर त्रिभुज लिख लेना, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज नाम आएगा। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। इसका मतलब जो त्रिभुज आपका AB है वो समरूप आ रहा है किसके, त्रिभुज DBF के। देखो जब ये दोनों आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं जो मतलब इनका जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा, और साथ में किसके बराबर आएगा, इनके एरिया के रेशियो के बराबर आएगा। इसका मतलब जो एरिया ऑफ ABE है बटा में एरिया ऑफ DBF है वो देखो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी AB बटा DB का होल स्क्वायर के बराबर। ये आपने प्रमेय से लिख दिया है। और अब देखो एरिया ऑफ जो ABE है इसको सेम रखना है और इस DBF को भी आपको सेम रखना है। अब देखो AB को आपने x माना है तो x लिख दो यहाँ पर आप, इसको आपने √2x लिखा है तो इसका वर्ग हो गया, ये दोनों कट रहे हैं अभी। तो जो एरिया ऑफ ABE है बटा में जो एरिया ऑफ DBF है वो a बटा √2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो जो एरिया ऑफ ABE है बटे में DBF है वो बराबर आ गया मेरे पास 1/2, DBF को उधर भेज दो। तो जो एरिया ऑफ ABE होगा वो आएगा 1/2 एरिया ऑफ DBF इति सिद्धम। और इस सवाल में आपको यही सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो आपकी 11 की एक्सरसाइज थी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आपके जो डाउट क्वेश्चन थे या जो प्रमेय थी उन सभी का हमने अध्ययन किया है। और अब आपको मैंने मतलब आज 11 के भी का भी रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में किसी भी प्रश्नावली में कोई समस्या हो तो आप मेरे को लिख के बता देंगे। कल मैं आपका एक कंप्लीट बुक का जो वीडियो है वो बना दूंगा। कहीं भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में और कोई दिक्कत रह गई है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। फिर आपको उसके बाद में एक आपका प्री बोर्ड देगा, फिर आपको अपना पेपर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।